So we'll start with numericals of atomic physics. तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई. So far we have covered atomic part. उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. Very easy numericals. Example number 15.1. Calculate the radius of third orbit of electron in hydrogen atom. तो आपको रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फाइंड करना है. तो यू मस्ट रिमेंबर हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया था. तो गिवन पैरामीटर में सिर्फ आपको बोला है n इक्वल टू 3. डन. यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट. वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. r3 फाइंड करना है. तो अगर आपको याद होगा, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन फॉर्मूला फॉर rn इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई me स्क्वायर. ओके, वैसा नहीं करना है. हाँ, वैसा करना नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था 0.5371 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. n स्क्वायर बाय z आता है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है. तो यू शुड रिमेम्बर दिस. ये बेसिक फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी किए हैं. या फिर दिस इज r1 बेसिकली. तो r1 n स्क्वायर. तो अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको ये याद होना चाहिए. वैसे अल्टीमेटली फिर तुमको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो यू मस्ट रिमेम्बर rn इज r1 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. तो बेटर कि हमको डायरेक्टली ये वैल्यू याद होनी चाहिए. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल सोल्यूशन. तो यहाँ पे आपको r3 फाइंड करना है. तो n के 3 डालोगे. 0.5371 into 3 square, that is 9 angstrom. तो 9 into 0.537 अगर आप करते हो तो you get 4.77 angstrom. तो 4.77 angstrom. Done. This is how you are supposed to solve this question. Simple. Next question. Example number 15.2. In a Rutherford scattering experiment, assume that an incident alpha particle. तो in Rutherford scattering experiment आपको याद होना चाहिए, हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है जो कॉलीमेटर से पास होने के बाद गोल्ड फॉइल पे जाके हिट करेगा. तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में assume that an incident alpha particle with radius 1.8 फर्मी फेम्टोमीटर मतलब is moving directly towards a target gold nucleus. Gold nucleus का रेडियस आपको दिया है 6.23 फेम्टोमीटर. If the alpha particle stops right at the surface of the gold nucleus, how much energy did it have to start with? A very good question. तो इतना आसानी से सॉल्व होगा नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा. तो सॉल्व कैसे करेंगे? लेट अस थिंक. तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना. हमारे पास गिवन में हमारे पास है अल्फा पार्टिकल का रेडियस. तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल आर अल्फा. रेडियस ऑफ आर अल्फा पार्टिकल कितना दिया है? 1.8 फेम्टोमीटर, 10⁻15 मीटर है वो. और रेडियस ऑफ गोल्ड का रेडियस, गोल्ड को नोटेशन क्या है? AU. तो रेडियस ऑफ गोल्ड इज 6.23 femtometer. If the alpha particle stops right at the surface of gold nucleus, मतलब ऐसा है, suppose this is gold nucleus and suppose this is alpha particle. It stops right at the surface of gold nucleus. तो ये मूव होते जा रहा था and it goes and stops here. Stops का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी जीरो होना. तो हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ? तो स्टार्ट जब हुआ था तब एनर्जी कितना था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जब ये स्टार्ट हुआ था तो ओनली एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाज 0. और जैसे जैसे वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास में आएगा तो अल्फा पार्टिकल स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद गोल्ड न्यूक्लियस
तो जब गोल्ड न्यूक्लियस का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तो देन दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रिपल्शन का फोर्स है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, बाकी जगह पे सोल्यूशन अलग भी दे सकते हैं, कहीं कहीं पे डायरेक्टली फॉर्मूला बना के दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली द फॉर्मूला विल कम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो रिमेंबर, ये याद रखो, स्टार्ट कहाँ से किया था? तो स्टार्ट बहुत दूर से किया था, बहुत दूर से किया था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाज 0, ओनली एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी। और वही पूछा है आपको, तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? इनिशियल एनर्जी बोला है ना, हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ। इसका मतलब आपको पूछा है व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। So as I told you, in such cases, you need to remember that you will always apply conservation of energy. So initial total energy equal to final total energy, और initial total energy होता है kinetic energy plus potential energy, which will become 0. Initial potential energy is 0, और total final energy will be kinetic energy final plus potential energy final. यहाँ पे kinetic energy final will become 0 क्योंकि particle stops, right? तो initial kinetic energy plus 0 equal to 0 plus final potential energy. So this is how you will basically solve this question. तो हमको find करना था initial kinetic energy, that is equal to final potential energy. But what is potential energy? 1/4 pi epsilon 0. नहीं, Q1 Q2 by R. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू शुड नो 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. Q1 is अल्फा पार्टिकल, मतलब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल का चार्ज, देन चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, सेकेंड चार्ज इज गोल्ड का न्यूक्लियस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। अब ये आपको क्या लगता है ये क्यों दिया होगा? क्योंकि इफ यू सी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहां से यहां तक क्या है? आर अल्फा, और यहां से यहां तक क्या है? आर ए यू। तो ये दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस विल बी आर अल्फा प्लस आर ए यू। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा हमने? सिंस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R। ये था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज व्हाई हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग सिंपल। देयरफॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e, क्योंकि 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2e। whereas in gold nucleus you have 79e अपॉन डिस्टेंस r। ये जो r है अभी अभी मैंने बताया, R is R alpha plus R AU। हाँ, दिस इज इक्वल टू R अल्फा कितना है? 1.8, और ये कितना है? 6.23। दोनों फर्मी मतलब दोनों फेम्टोमीटर में है, तो मैं बाद में 10 पावर -15 लिख दूंगा। 8.03, दिस इज 8.03 फेम्टोमीटर। तो this is equal to 8.03 into 10 raised to -15 meter. Therefore, you will have initial kinetic energy as 1/4 pi epsilon 0 2 into 79 158 e square upon r। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/4 pi epsilon 0 होता है 9 into 10 raised to 9, 158 into e square 1.6 into 10 raised to -19 का स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू है 8.03 into 10 raised to -15। तो दिस इज इक्वल टू रफली स्पीकिंग, ये 1.6 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 2.56। तो ये 2.56 into 10 raised to -38 plus 9 -29 -29 plus 15 -14 10 raised to -14।
बराबर। रफली स्पीकिंग ये 1 जा ये 20 जा, 8 2 जा 16, तो 8 20 जा 160, तो अप्रोक्सीमेटली है वो। मैं एग्जैक्ट कर लेता हूँ, आई विल यूज कैलकुलेटर टू डू दिस एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो 158 डिवाइडेड बाय 8.03 19.67, तो ये आ जाएगा 19.67 19.67। ये सबको मल्टीप्लाई कर लो, और ये जूल में आएगा कि ईवी में आएगा? जूल में आएगा। तो 19.67 इंटू 2.56 बराबर ना, इंटू 2.56 इंटू 9, तो इंटू 9, 2.56 इंटू 9 कितना आ गया? 453.33 453.33 इंटू 10⁻⁻⁴ 14 जूल। ये आ गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको इसको ईवी में लिखना है तो लिख सकते हो। ईवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? डिवाइड बाय -14 और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा 10⁻+5 हो जाएगा। 453.33 डिवाइडेड बाय 1.6 divided by 1.6, so this divided by 1.6, 283.33, so 283.33 into 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक काम करो, एक पावर शिफ्ट कर लो, 28.33 into 10⁻⁶, बराबर 10⁻⁶ आएगा ना? हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाता है? कितना? माइक्रो नहीं, दैट इज मिलियन। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, क्वेश्चन खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट एग्जांपल 15.3। तो इन केसेस में एग्जांपल्स आर वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ ये थोड़ा सा सोचना था आपको, बाकी सब सिंपल है। लास्ट बट वन बेंच। Determine the energies of first two excited states of the electron in hydrogen atom. I told you, मैंने आपको बताया था कि जब बोहर मॉडल हम देख रहे थे, उसको सिर्फ नाम बोला है एटॉमिक, लेकिन सारा का सारा हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है। तो डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में अपने ओरिजिनल स्टेट में है, मतलब n=1 में, तो उसको क्या बोलते हो? ग्राउंड स्टेट। अगर एनर्जी लेके वो सेकंड ऑर्बिट में गया तो उसको बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और अगर थर्ड में गया तो उसको बोलते हो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको बोला है व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब E2 एंड E3 पूछा है। इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में होगा और जब थर्ड में होगा तो E2 और E3 पूछा है। व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब उसको ग्राउंड स्टेट से उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेके जाने के लिए कितना एनर्जी लग गया, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट से अगर उसको सेकेंड ऑर्बिट में लेके जाना है तो उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और अगर उसको थर्ड में लेके जाना है तो भी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी टू गो फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू सेकेंड स्टेट इज E1 माइनस E2। जब सेकेंड लेवल से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी इमिट करता है E2 माइनस E1। लाइमन सीरीज का पहला वेवलेंथ याद है क्या? लीमन सीरीज। और अगर वो ट्रांजिशन करता है 3 से 1 तो वो वापस से एनर्जी इमिट करता है। वो क्या होता है? लीमन सीरीज का सेकेंड वेवलेंथ। यहाँ उल्टा है, यहाँ बोला है एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है? सेकेंड में। और पहले ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है? थर्ड में। तो आपको यहाँ पे
E1 माइनस E2 और E1 माइनस E3 फाइंड करना है। तो रिमेंबर दिस, उल्टा है सिर्फ। जब बोलेंगे कितना इमिट किया तो E2 माइनस E1, और कितना एब्जॉर्ब किया तो E1 माइनस E2। तो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब E1 माइनस E2। क्या क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है फाइंड, क्या फाइंड? डिटरमाइन फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स का एनर्जी। तो पहले पता होना चाहिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन? E2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकेंड ऑर्बिट, तो E2 फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फाइंड करना है, E3 फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करना है। तो एक्साइटेशन एनर्जी एज आई टोल्ड यू इट इज E1 minus E2 and E1 minus E3. This is what you are supposed to find out. Normally हम ये mod find करते हैं, what is the mod of it, normally ये find करते हैं हम लोग। Then formula तो बहुत ही simple है। What is energy of electron in nth bohr orbit? -13.6 z square by n square। लेकिन कौन सा आइटम है ये? हाइड्रोजन। तो z की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आपको मिल गया जनरल फॉर्मूला, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही पता होना चाहिए, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो पहला केस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड लेवल, तो E2 इक्वल टू -13.6 बाई 4 EV। ये तो कल ही देखा था, -3.4 EV। नंबर 2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब E3 -13.6 बाई 9 विच इज 1.51 EV। ये भी कल ही देखा था। हाँ हाँ, माइनस साइन के साथ आएगा वो, दैट इज विद नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। देन एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करना है आपको। तो E1 माइनस E2, E1 कितना होता है? -13.6 होता है। माइनस ऑफ माइनस, व्हाट इज E2? -3.4। तो हाउ मच इज एक्साइटेशन एनर्जी? 10.2। कल तो बता दिया था मैंने, 10.2 EV। तो ये आ गया आपका एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ, माइनस नहीं लिखते। I told you why because I told you also this thing। -13.6 अगर इलेक्ट्रॉन के पास है, उसको फ्री करना तो कितना देना पड़ेगा? प्लस। तो नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब जाके वो एक्साइट या आयोनाइज होगा। तो दैट इज वाई माइनस नहीं लिखते, यहाँ पे मॉड लिखते हैं। तो E1 माइनस E3 इक्वल टू -13.6 माइनस ऑफ माइनस 1.51। तो यू हैव -13.6 प्लस 1.5, रफली 1.5। 13.6 में से 1.5 गया तो 12.1। तो ये हो गया 12.1 इलेक्ट्रॉन। खत्म, क्वेश्चन डन। अगर आप प्रिसाइज कैलकुलेशन करोगे, जैसे यहाँ पे 1.51 था, मैंने 1.5 लिया, एग्जैक्ट करोगे तो 12.09 आएगा, बस उतना ही डिफरेंस है। तो 12.09 ये भी आएगा, विच इज एग्जैक्ट आंसर। और एग्जैक्ट करोगे तो 12.099 आएगा, क्योंकि ये आगे 1.511 होता है। गुड। तो अगर पूछा होता व्हाट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड E1 माइनस E4, और E4 तो आपको पता ही है 0.85 -0.85, कल ही देखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us move on to the next question। Calculate the wavelength of first 3 lines in Paschen series। अब कल मैंने आपको इन डिटेल सब बताया था, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, लीमेन बाद में पास्चन ब्रैकेट फुंड। मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना कितना होगा। अगर आपको याद होगा तो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमेन सीरीज आता है, उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है 912 और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ था 1216।
तो जितने भी आपको वैल्यूज मिलेंगे लाइंस के सब 912 से 1216 के रेंज में मिलेंगे। वैसे ही अगर आपको याद होगा, हमने बाल्मेर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड किया था 3648 फाइंड किया था हम लोगों ने वो। तो उसका अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता है, लॉन्गेस्ट भी पता है 6563, याद है क्या? कल ही किए थे फाइंड ये। तो आपको शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट दोनों पता है, शॉर्टेस्ट को सीरीज लिमिट भी बोलते हो। तो उस केस में जितने भी आपको वैल्यूज मिलेंगे लाइंस के वेवलेंथ के, वो सारे के सारे 3648 से लेके 6563 तक होंगे। और एक्चुअली बाल्मेर सीरीज के तो पहले ही 4 लाइन जो थे वो 6563 थे, फिर क्या था 4868 था, फिर क्या था 4341 था, और कौन सा था उसके बाद 4202 था, और जो लास्ट वेवलेंथ था वो था 3648 एंगस्ट्रॉम का। तो सिमिलरली पास्चेन सीरीज जो है, पास्चेन सीरीज के लिए समथिंग लाइक दैट यू शुड थिंक ऑलवेज। और अगर तुमको नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गिव यू अ ट्रिक हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू रिमेम्बर। अगर आपको याद है, कल सीरीज लिमिट का फॉर्मूला था पी स्क्वायर बाय आर, और 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, रफली एग्जैक्टली 911.5 रफली होता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो 912 पी स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। पास्चेन सीरीज मतलब ट्रांजिशन इज एट थर्ड। तो आपको याद होगा, तो थर्ड 3 का स्क्वायर 9, अगर ये 8208 एंगस्ट्रॉम है, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ दैट यू कैन गेट इन पास्चेन सीरीज। और लार्जेस्ट वेवलेंथ भी मैंने बताया था, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल नॉट टेल यू टू मेमोराइज ऑल दिस। फॉर्मूला तो याद है बराबर। और पास्चेन में तो ये 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस। ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, 8 to 3, 9 to 3, इन्फिनिटी टू 3। इन्फिनिटी टू 3 मतलब सीरीज लिमिट, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? 4 to 3। हाँ, तो फिर 4 to 3, व्हाट इज सो डिफिकल्ट हियर? 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। तो 16 माइनस 9 कितना? हाँ 7, 16 into 9 144 बराबर। यही फाइंड करना है, लेकिन मैं आपको पहले एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, यही तुमको फाइंड करना है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रफली क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो व्हाट इज लैम्डा? 144/7 r। लेकिन व्हाट इज 1/r? 912 912 912/7। व्हाट इज 912/7? रफली बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 144 डिवाइडेड बाय 7, 144 डिवाइडेड बाय 7, अरे अरे 144 डिवाइडेड बाय 7 into how much? 912, 18,761। हमने लिखा था 18,750 आई थिंक। तो फिर ये याद रखना, क्योंकि ये 911.5 आता है, तो हमने क्या लिखा? 912 लिखा। तो करेक्ट कर लेंगे हम उसको। तो 18,750। तो ये है शॉर्टेस्ट, ये है लॉन्गेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट 3 लाइंस का वेवलेंथ। फर्स्ट 3 लाइंस मतलब 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3। तो ये जो वैल्यूज है ये इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। इतना पहले आपको रफ आइडिया यू शुड हैव कि आपकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। मतलब 8,208 के ऊपर और 18,750 के नीचे। तो अभी फाइंड कर लेंगे। तो हमको फाइंड करने के लिए बोला है फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ पास्चेन सीरीज। तो हम लैम्डा 1 बोल देंगे पहले लाइन का वेवलेंथ, लैम्डा 2 बोल देंगे सेकंड का, और लैम्डा 3 फॉर थर्ड लाइन। और फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी बताया। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीम सिंपल। 1/λ इक्वल टू r 1/p² माइनस 1/n²। तो सिंपल है, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। तो पहले केस में जब आप फर्स्ट वेवलेंथ निकालोगे, तो फॉर लैम्डा 1 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? पी तो फिक्स है यहाँ पे पी तो फिक्स है। कौन सा सीरीज है ये? पास्चेन। तो फॉर पास्चेन सीरीज p की वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 1/λ इक्वल टू r, 1/λ इक्वल टू r 1/3
9 माइनस 1/n²। तो पहले सीरीज में, पहले लाइन में, फर्स्ट लाइन में 4 to 3, तो n की वैल्यू कितनी है 4। देयरफॉर 1/λ1 इक्वल टू r 1/9 माइनस 1/16, 4 का स्क्वायर 16। ये अभी अभी करके बताया मैंने, कितना है 7/144। तो λ1 कितना है, हाउ मच इज λ1, 144/7r, और ये 1/r होता है 911.5। एग्जैक्ट करोगे तो आंसर आपको अलग मिलेगा, रफ करोगे तो आंसर आपको अलग मिलेगा। 911.5 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, रफली रफली करके देख लेते हैं। तो 911.5 ले लोगे तो आंसर 18,750 आना चाहिए। 144 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 911.5, 18,750 बराबर है। तो हम यही लेके चलेंगे। तो λ1 आ गया आपके पास 18,750 एंगस्ट्रॉम रफली रफली। ये मिल गया पहला लाइन का वेवलेंथ। अभी दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 5 to 3। तो फिर therefore 1/λ2 इक्वल टू r 1/9 माइनस 1/25। 25 माइनस 9 कितना 16, 16/225। तो λ2 इक्वल टू 225/16r, λ2 इक्वल टू 225/16, और ये 911.5 एंगस्ट्रॉम। इसको भी कर लो, सिंपल है ये भी। तो 225/16 है ना, 225/16 14.0265 इंटू 911.5, 12,817। ये भी करके रखा है हमने, लिखा था उसमें, दो लाइंस मैंने लिख के दी है। भूल गए क्या? नोट्स में मैंने बताया दो लाइंस लिख के रखी है हमने। दूसरा यही होगा 12,816 17 के आसपास होगा। एंड तीसरा लाइन n इक्वल टू 6 to 3 के लिए ट्रांजिशन होगा। तो 1/λ3 कितना आएगा r 1/9 माइनस 1/36। तो 1/λ3 इक्वल टू 36 माइनस 9 27, 36 इंटू 9, 360 में से 36 माइनस कर लो। बहुत टाइम लगा रहे हो। हाँ 324। So therefore you will have λ3 equal to 324 by 27r. So λ3 equal to 324/27 into 911.5 angstrom. So 324/27, 324/27, 12, very good, into 911.5, 10,938, 10,938 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सारे के सारे 8,208 से लेके 18,750 के बीच में नंबर 2, जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, 8 to 3, 9 to 3, वेवलेंथ कम होना चाहिए, और कम भी हो रहा है। पहला सबसे बड़ा वेवलेंथ था 18,750, उसके बाद आ गया 12,817, और उसके बाद आ गया 10,000 समथिंग समथिंग। तो ऐसा कम होते जाना चाहिए। दिस इज व्हाट यू विल हैव डन। Okay, so we'll move ahead to the next question. Last question of atomic physics, then we will start with nuclear physics. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है एटॉमिक फिजिक्स में, दैट इज वाई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम न्यूक्लियर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ऐसा आपको बाकी सीरीज के लिए पूछ सकते हैं। बाय द वे, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको बाल्मेर सीरीज का पूछ लिया तो पता होना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, वैल्यूज
तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, p इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, n इक्वल टू 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन पता होना चाहिए 6 5 6 3 4 8 6 8 4 3 4 1 एंड 4 2 0 2। अगला क्वेश्चन, अब ये 15.5 15.6 15.7 ये सारे के सारे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स जब देखेंगे तब देखेंगे, तब तक हमको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन। ओनली वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट सीम्स यहाँ पे वो क्वेश्चन मिसिंग है, तो गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट टेक दैट क्वेश्चन फ्रॉम फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, आई विल जस्ट पुट इट। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मेर पास्चेन एंड फुंड सीरीज। ब्रैकेट सीरीज नहीं बोला है, फुंड सीरीज बोला है। गिवन द लिमिट फॉर लीमेन सीरीज इज 912। वेरी गुड, मतलब लाइमन सीरीज का आपको बता दिया। तो फिर अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम लोग क्या यूज कर रहे थे 1/r 911.5, इन्होंने क्या बोला है 912। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेम्बर, यू शुड रिमेम्बर सीरीज लिमिट जो होता है ना, वो होता है पी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है? पी स्क्वायर बाय आर। अगर लाइमेन सीरीज है तो लाइमेन सीरीज के लिए पी की वैल्यू कितनी है? 1। तो पी की वैल्यू कितनी है? 1। तो फिर यहाँ पे लैम्डा कितना होगा? 1/r। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 912 एंगस्ट्रॉम। तो सीरीज लिमिट आपको दिया है, किसका दिया है? ये लाइमैन सीरीज का। तो ये सीरीज लिमिट का फॉर्मूला था, दिस इज फॉर्मूला फॉर सीरीज लिमिट। और ये सीरीज लिमिट किसका दिया हुआ है? लाइमैन का। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 सीरीज लिमिट फॉर 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 बाल्मेर पास्चेन एंड फुंड। तो बाल्मेर के लिए फाइंड करना है, पास्चेन के लिए भी फाइंड करना है, पास्चेन को मैं पीए बोल देता हूँ, और फुंड के लिए फाइंड करना है, उसको हम बोल देते हैं पीएफ। हाँ, तो ये फाइंड करने हैं। और फॉर्मूला तो आपके सामने ही है यहाँ पे, पी स्क्वायर बाय आर। तो फॉर्मूला इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव दिस फॉर्मूला, सीरीज लिमिट इक्वल टू पी स्क्वायर बाय आर। उसमें से भी 1/r की वैल्यू देके रखी है 912 एंगस्ट्रॉम, तो 912 पी स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो 1/r की वैल्यू दी है हमको। तो अभी क्या करना है? अभी किसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हो गया। तो एक एक करके आपको सीरीज लिमिट फाइंड करना है, तो सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले केस में सीरीज लिमिट फाइंड करना है बाल्मेर के लिए। बाल्मेर के केस में पी की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 912 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4। 912 इंटू 4 हमने किया था ऑलरेडी, 3648 एंगस्ट्रॉम। डन। देन सीरीज लिमिट फॉर पास्चेन। पास्चेन में ये होता है 3 3 इसको होता है 9 9 टू 9 1 2 8 2 0 8। अभी अभी बताया था मैंने पिछले न्यूमेरिकल में। डन। फिर कौन सा है? फूड सीरीज। फूड का 22,800 आता है, ये भी कल देखा था हमने, कल ही देखा था। तो यस, उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 912 इंटू 25, क्योंकि 5 स्क्वायर मतलब 25। फुंड है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट में 4 आता है। तो ये क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर 25 इंटू 912 22,800, ये भी कल ही देखा था। डन, क्वेश्चन खत्म। So that is the end of atomic physics part of this chapter. Now we'll move ahead with the next part, that is nuclear physics. आज हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स में जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस यू कैन से। उसके बाद वी विल सी व्हाट इज साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, वी विल सी व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। दैट्स ऑल वी विल डू फॉर टुडे। So we'll begin with next topic, that is nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स में 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। लेकिन बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है दे आर जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल। तो वी विल स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। तो अब एज फार एज बोहर मॉडल इज कंसर्न, तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग
we have all the positive charge of an atom inside a very small region of space called as nucleus, and the size of nucleus is roughly 10 power minus 15 meter. Electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. अब हमारा फोकस है सिर्फ न्यूक्लियस पे, तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो आप, और एटम का साइज पता होना चाहिए आपको 10⁻⁻⁻, न्यूक्लियस इज इवन स्मॉलर, तो 10⁻⁻15. तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन न्यूक्लियस नाउ. तो बोहर के मॉडल तक हमको ये पता था कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, हेंस मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस. लेकिन तब तक न्यूट्रॉन्स पता नहीं थे, न्यूट्रॉन्स ये बहुत बाद में पता लगे. तो नाउ व्हाट वी नो इज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. एक है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, लेट अस से these are protons, and others are neutral particles known as neutrons. So our understanding of the nucleus is, well, by the way, protons and neutrons are further made up of quarks. वो out of scope of the syllabus है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. So what we know is nucleus of an atom consists of protons and neutrons. Or the protons and neutrons, they are collectively called as nucleons. Protons and neutrons are collectively called as nucleons. जैसे पुणे में रहने वाले पुणेकर, मुंबई में रहने वाले मुंबईकर, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियन कर, उस न्यूक्लियन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स, आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. और ये सब एटॉमिक पार्टिकल है. सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटे हैं, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर है. न्यूक्लियस खुद एटम का पार्ट है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम. और ये उसके अंदर है, मतलब दे आर इवन स्मॉलर इन साइज, सो दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल. देन यू शुड नो some basic thing about protons and neutrons. तो ये पता होना चाहिए कि mass of proton is approximately 1836 times of mass of electron, and you should know mass of neutron is slightly greater, इसलिए हम लोग बोलते हैं approximately equal to the mass of proton. It is slightly greater, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मतलब very small. तो neutron is more massive than proton, बट इट इज स्लाइटली मोर मैसिव, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं? सेम है. इसका मतलब न्यूक्लियस का जो भी मास आएगा वो आएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से. तो अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको. एटॉमिक नंबर ये एलिमेंट नंबर भी होता है, मतलब बेसिकली ये एलिमेंट को क्लासिफाई करता है. Z=1 बोला तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन. Z=2 बोला तो हीलियम. Z=4 बोला तो Z=6 बोला तो कार्बन. तो एटॉमिक नंबर इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. और इसको हम डिनोट करते हैं Z से. वी डिनोट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय Z. तो इसको बहुत जगह पे Z नंबर भी बोलते हैं. और जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल. इसका मतलब ये Z नंबर आपको प्रोटॉन नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नंबर भी बताता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है? जैसे मैं यहाँ बोल रहा था आपको, मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन. तो जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस E, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो अगली बार से बेसिक आइडिया याद होना चाहिए. जैसे मैंने बोला एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ ओनली प्रोटॉन्स. सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उतने ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स भी है. तो एटॉमिक नंबर आल्सो सिग्निफाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. वैसे यहाँ पे हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट में.
तो प्रोटॉन नंबर, मास, एटॉमिक नंबर आल्सो सिग्निफाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मास नंबर। नाम में ये मास, क्योंकि रुदरफोर्ड ने भी यही बोला था, थॉमसन ने भी यही बोला था, बोहर ने भी यही बोला है कि मोस्ट ऑफ द मास कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। मिस्टर, अगर मोस्ट ऑफ द मास इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इसके लिए मास, न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूक्लियॉन्स है। कौन कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। अगर मैक्सिमम मास न्यूक्लियस से आ रहा है तो मास कहाँ कहाँ से आ रहा है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो फिर मास नंबर बोलना मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज मास नंबर। इसको डिनोट करते हो कैपिटल ए से। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, total number of protons and neutrons, मतलब total number of nucleons basically, total number of protons and neutrons inside a nucleus is known as mass number inside a nucleus। अब एक चीज याद रखो, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको डिनोट करना है, मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट, सिमिलरली न्यूक्लियस को भी डिनोट कर सकते हो। एलिमेंट और न्यूक्लियस में फर्क है। एलिमेंट होता है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट। हीलियम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट। लिथियम न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट। बेरिलियम न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट। तो एलिमेंट को डिनोट करना है तो उसके न्यूक्लियस को डिनोट करना पड़ेगा। तो जो नोटेशन यूज करते हैं, मान लो मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है, हमको बताना है कि ये एक्स एलिमेंट कौन है। ये एक्स एलिमेंट, ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन है? तो इसको नोटेशन में वाइज कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं यहाँ पे मास नंबर, नीचे लिखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन नंबर, जिसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हो। समटाइम्स ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको ऐसा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ जगह पे हमको जहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर की जरूरत पड़ जाए तो वहां पे हम न्यूट्रॉन नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में नोटेशन के सिंबल के लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है ऊपर, वो होता है मास नंबर, नीचे वो होता है प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन नंबर। तो अब ये नया नोटेशन याद रखना, न्यूट्रॉन नंबर इज n। तो Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। A स्टैंड्स फॉर मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एंड में डिफरेंस है। मैंने जब एटॉमिक नंबर बोला तो मैंने बोला इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और जब मैंने बोला ए मास नंबर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, and n stands for neutron number। so definitely logically speaking total number of protons plus neutron equal to a mass number। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे दो है उसका एडिशन ऊपर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, अभी हाइड्रोजन के एक्चुअली 3 आइसोटोप्स है, वो आइसोटोप, आइसोटोन और आइसो बार पे भी आएंगे। अगर यहाँ पे 3 लिख रहे हो, यहाँ 1 लिख रहे हो, तो यहाँ पे 2 आना ही चाहिए फिर। तो दिस इज द जनरल नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ये पता होना चाहिए बेसिक। आई नो दैट यू ऑलरेडी नो, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि आगे जाके जब रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उस केस में नोटेशन पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे हम लोग अभी तक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे थे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात होगी, तो ये पता होना चाहिए। देन you must know some basic concepts like what are isotopes, what are isotones, and what are isobars। एक सिंपल तरीका बता देता हूं आपको याद रखने का। आइसो मतलब सेम, टोप मतलब प्रोटॉन, टोन मतलब न्यूट्रॉन, बार मतलब मास नंबर। हाँ, तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हो ना, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और दोनों को मिला के अगर मैं बात करता हूँ तो मास नंबर है। तो अगर मैं बोलता हूँ आइसोटोप, तो दीज आर द एटम्स। अभी देखो ऐसा है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझा है, जो एक्सपेक्टेड है कि आपको इस स्टेज पे पता होना चाहिए, जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है तब तक एलिमेंट सेम रहता है। जैसे हाइड्रोजन
ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। हाइड्रोजन, उसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। ट्रिशियम एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। तो चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर। सेम क्या रह रहा है? प्रोटॉन नंबर। इसलिए मैंने क्या बोला, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। तो एलिमेंट तब तक चेंज नहीं होता जब तक जेड नंबर चेंज नहीं हो। जेड नंबर अगर सेम है तो उनको बोलते हैं आइसोटोप, मतलब एलिमेंट वही है, हाइड्रोजन ही है। एक प्रोटॉन है तो भी हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो भी हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है तो भी हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन है, ऐसा कुछ बनता नहीं है। तो ऐसा बोलना मत, तीन ही आइसोटोप होते हैं। तो देयर आर ओनली 3 आइसोटोप। तो आइसोटोप मतलब क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, वो सेम एलिमेंट है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब सेम एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। So these are atoms of same element. Atoms of same element having same number of protons. प्रोटॉन नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर सेम नहीं है, क्योंकि पहले केस में एक ही प्रोटॉन था न्यूक्लियस में तो मास नंबर ही एक ही था। दूसरे केस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो गया तो प्रोटॉन नंबर जेड तो सेम है लेकिन मास नंबर हो गया 2। तीसरे केस में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन थे तो प्रोटॉन नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड अभी भी 1 है लेकिन ए मास नंबर हो गया 3। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? इज नथिंग बट मास। तो ड्यूटेरियम और ट्रिशियम वो मैसिव होते हैं, थोड़े ज्यादा मास होता है उसका, और वो अनस्टेबल भी होते हैं। आइसो मतलब सेम, बार मतलब सेम मास नंबर। तो atoms having same mass number are known as isobars, Similarly, isotones मतलब atoms having same number of neutrons। अभी अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं है, मतलब these are atoms of different element। वो atoms of same element था, ये atoms of different element है। तो atoms of different element having same number of neutrons, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं लेकिन ये अभी आपको इंट्रिंसिकली पता होना चाहिए। आइसोटोन्स are atoms of different element having same number of neutrons but different number of protons। यहाँ तक क्लियर? तो एज अ रफ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। उसके बाद आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। देयर आर रफली सेम, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इनसाइड एन न्यूक्लियस, और डिनोट कैसे करते हो? एक्स, ए, जेड एंड एन। फिर आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन यू शुड नो, बाकी का कल देखते हैं।